आज के इस न्यू लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, शॉर्ट में एमईसी बोल देते हैं। एमईसी बोले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चर्चा करें इस चैप्टर की, थोड़ा लेंदी चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर होता है। इसका भी रिवीजन आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज का जो हम रिवीज करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 1 की। चैप्टर के नाम से ही मालूम चलता है कि भाई साहब हमें किसी तार में वैद्युत धारा बानी है। तार में क्या बानी है? वैद्युत धारा, जो कि पिछले चैप्टर में हमने रिवाइज की थी। और जब किसी तार में हम धारा बाते हैं तो एक साइंटिस्ट हुए थे ऑस्टेड नाम के, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल से ये प्रूव किया था कि वैद्युत धारा अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब साहब इतना तो साहब आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ऐसे ही करंट भी अपने चारों ओर क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है कि कितना उत्पन्न करता है। तो भाई साहब कितना उत्पन्न करता है ये बात बताई थी किसने? वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने। वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने क्या किया कि सबसे पहले एक तार लिया, तार में धारावाही, पक्की बात है धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन कितना होता है इसके लिए वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने नियम दिया, और इस नियम में वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि सबसे पहले तार पर एक AB अल्पांश लिया। अल्पांश बोले तो जिसकी लंबाई अल्प हो, अल्प के लिए क्या लगा देते हैं? DL। अल्पांश से किसी R दूरी पर कोई पॉइंट P लिया गया है। बिंदु को जोड़ने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। तो वैज्ञानिक बायो सेवर्ट का कहना था कि किसी धारावाही चालक तार पर किसी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे रिप्रेजेंट करती है किससे? B से। अल्पांश का है इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं? DB लगाते हैं। क्या होता है? तो इसका भैया इन्होंने फॉर्मूला दिया μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। चर्चा करें इसमें भैया सबसे पहले DB की, तो B का मतलब तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। D का मतलब अल्प, क्योंकि अल्पांश का है। μ0 अपॉन 4 पाई पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है कितनी? 10 की घात माइनस के 7, जिसमें μ0 जो होता है उसे कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे वैद्युत में चलती थी वैद्युतशीलता, यहाँ पर चलती है चुंबकशीलता। अच्छा साहब, चर्चा करें I की। I क्या है? तार में प्रवाहित धारा। DL क्या है? अल्पांश की लंबाई। R क्या है? अल्पांश से बिंदु तक की दूरी, जिस बिंदु पर हम क्या देखना चाह रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और भैया इसमें एक इंपोर्टेंट बात, थीटा। थीटा क्या है? तार और अल्पांश को जोड़ने वाली रेखा के बीच का कोण। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि बायो सेवर्ट का नियम साहब प्रदर्शित करो, तो तब तो हमें ओनली फॉर्मूला लिख के आना होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आया है तो हमें इसकी पूरी थ्योरी लिखनी होती है। कैसे? वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने बताया कि किसी धारावाही चालक तार पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बात नंबर 1 क्या लिखना होता है कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के कैसा होता है? समानुपाती। सामने है समानुपाती। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट, अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के भी कैसा होता है? समानुपाती। अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या, के भी कैसा होता है? समानुपाती। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे करके हमें 4 बातें लिखनी होती हैं। 4 पॉइंट बनाकर लिख दिए। फिर साहब 4 हमारे सामने समीकरण बनते हैं, चारों को सॉल्व करने पर आ जाता है। अब साहब इसके बाद एक इसका लास्ट पॉइंट और रह जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। क्या लिखिए? सदिश रूप। सदिश रूप कैसे लिखना होता है? हमने क्या किया कि भैया इस फॉर्मूले में R का ऊपर गुणा किया और R का नीचे किया।
जैसे ही हम आर का ऊपर नीचे गुणा करें तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई धारा अदिश राशि है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। जो सदिश राशि होती है उनके सदिश रूप लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आर का गुणा किया तो पक्की बात है यहां पर क्या बन जाएगा? डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा। नीचे क्या बन जाएगा? आर क्यू। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा है ए बी साइन थीटा, कल भी आया था, कल की भी क्लास में। ए बी साइन थीटा बराबर क्या होता है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ऐसे ही डी एल आर साइन थीटा के पर क्या लिख देंगे? डी एल सदिश क्रॉस आर सदिश। क्या हट जाएगा? साइन थीटा। तो ये अपना क्या बन गया? इसका सदिश रूप बन गया। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, जो कि अभी अभी पढ़ाई है म्यू नॉट। और निर्वात की निर्वात की वैद्युतशीलता जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट। और निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है? म्यू नॉट। दोनों में रिलेशन भैया जो आता है वो आपको याद रखना है। कितना होता है? 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? सी। जहां पर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता, सी आपको ध्यान रखनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जाम में भैया इस पॉइंट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? सी के बराबर होता है। सी का मान कितना होता है? इतना होता है। कभी कभी एग्जामिनर इसका मात्रक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? मात्रक। अगर इसके मात्रक की बात करें तो सिंपल सी बात है कि इसका मात्रक बराबर इसका मात्रक, और इसका मात्रक बोले तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। एग्जामिनर विमीय सूत्र पूछ लेता है। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? भैया ये चाल है, पूरे का विमीय सूत्र पूछ लेता है कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? चाल का विमीय सूत्र, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मीटर का एल, समय का टी, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। तो यहां से अपना विमीय सूत्र बन जाता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। कैसे? क्वेश्चन कहता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात -1/2 की घात क्या लगा देता है? माइनस। क्वेश्चन कहता है कि इसका मात्रक बताओ कितना होगा, इसका मात्रक बताओ। तो एक बात बताइए भैया, रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। घात 1/2 को ऊपर ले जाएं किसकी हो जाएगी? माइनस। अबे ये बराबर ये, तो इसका मात्रक और इसका मात्रक कैसा होगा? समान। ठीक है भाई। बोले तो मीटर पर सेकंड ही होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। कंफ्यूजन मत हो जाना इसमें, मेन चीज ये जड़ याद रखना। अब साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धारावाही लूप। पहले तो ये समझो कि धारावाही लूप किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया, तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया और इसमें हमने धारा बांधी। क्या बांधी? धारा। पक्की बात है, अभी अभी समझाया है कि प्रत्येक धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। इस लूप का सेंटर है यहाँ, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। पक्की बात है अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात उत्पन्न करेगा। अब साहब क्वेश्चन आता है कि केंद्र पर कितना उत्पन्न करेगा। तो केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। अगर कोई धारावाही लूप है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है तो भैया फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जिसमें आई क्या है? लूप में धारा। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान क्या होता है? 4 पाई × 10⁻⁻⁷। थोड़ी देर पहले बताया था कि म्यू नॉट बट्टे 4 पाई बराबर 10⁻⁷ था। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4 पाई × 10⁻⁷। आर क्या है? लूप की त्रिज्या। बात यहां खत्म नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि कुंडली के लिए, किसके लिए? कुंडली। कुंडली किसे बोलते हैं? कुंडली उसे बोलते हैं एक ही जगह पर कई फेरे लपेट दिए जाएं। जैसे तार के 10 फेरे लपेट दिए, तो बस इतना फर्क आता है कि इसमें फेरों की संख्या का क्या हो जाता है? गुणा। नंबर ऑफ फेरों का गुणा हो जाता है और अपना कुंडली के लिए फॉर्मूला बन जाता है। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि 10 फेरे हैं तो 10 का गुणा कर दो, 10 गुना हो जाएगा। अच्छा साहब, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो एक सदिश राशि है
और जो सदिश राशियां होती हैं उनमें मान भी होता है और दिशा भी होती है, मान भी होता है और दिशा भी होती है। चर्चा करें मान की, आपके सामने है भैया, जो फॉर्मूले होते हैं उनसे मान ही तो निकलती हैं। चर्चा करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन समझाती है। पहली बात तो यह है कि भैया डायरेक्शन के लिए अगर हमें धारावाही लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा निकालनी है तो उसकी दिशा के लिए एक नियम समझाया गया था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यह कहता है कि दाएं हाथ की चारों उंगलियों को, सीधे हाथ की चारों उंगलियों को सिकोड़ना है धारा की दिशा में। कहां सिकोड़ना है? धारा की दिशा में। जैसे ही चारों उंगलियों को धारा की दिशा में सिकोड़ दें तो अंगूठा बता देता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कैसे? इधर ध्यान दो। साफ धारा की दिशा ऐसी है, हम सीधे हाथ को ले गए, सिकोड़ रहे हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा ऐसी है तो ऐसे तो सिकुड़ेंगे नहीं, हाथ को ऐसे मोड़ लो, पक्की बात है वो सिकुड़ गई। धारा की दिशा में सिकोड़ेंगे तो अंगूठा कहां आ रहा है? अंदर। बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? अंदर होगी। अगर सपोज करो धारा की दिशा विपरीत होती तो फिर ऐसे सिकोड़ती उंगलियां विपरीत दिशा, तो अंगूठा कहां आता? बाहर। बोले तो चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा कहां होगी? बाहर। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और रिवाइज करा दें, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर आती है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कौन से चिन्ह से? क्रॉस से। क्रॉस बोले तो अंदर। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आती है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, बोले तो बाहर। लेकिन भैया आपको ध्यान हो, इस चीज को याद करने के लिए मैंने आपको एक रेडीमेड बात समझाई थी जो कि बहुत ही बढ़िया बात होती है, CCAD। CCAD का मतलब, अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, कैसी है? क्लॉकवाइज, तो क्रॉस। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट। एक रामबाण के रूप में काम करता है। सिंपल सी बात है कि भैया आपको यही याद रखना है, CCAD अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो क्रॉस, क्रॉस बोले तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट, डॉट बोले तो बाहर। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सीमित लंबाई का धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार, वो भी सीमित लंबाई का, ज्यादा लंबाई नहीं है, कोई फिक्स लंबाई का तार है, धारावाही है। बोले तो इसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। पक्की बात है, अपने चारों ओर क्या पैदा कर रहा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब साहब हमने क्या किया कि इस तार से स्मॉल d दूरी पर कोई पॉइंट लिया है P। अब साहब क्वेश्चन पूछा गया कि भैया पक्की बात है धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन कितना उत्पन्न करेगा? कितना उत्पन्न करेगा? तो कितना उत्पन्न करेगा? तो भैया सीमित लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो आता है μ0I/4πd, ब्रैकेट में आता है sin θ1 + sin θ2। चर्चा करें, आई क्या है? आई धारा है। डी क्या है? डी है तार से बिंदु की लंबवत दूरी। θ1 θ2 क्या है? तो θ1 और θ2 होते हैं तार के सिरों द्वारा बिंदु पर बनाए गए चित्रानुसार कोण। चित्र में आपको कोण दिखाए जा रहे हैं, ठीक है भाई? अच्छा साहब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात इससे अगली है कि अगर अनंत लंबाई का तार हो, अनंत लंबाई के तार के लिए, तो भैया अनंत लंबाई के तार के लिए आपको भैया क्या करना होता है कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? लंबाई बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तो कोण बढ़ते हैं। जब लंबाई अनंत हो जाती है तो ये भी कोण लगभग 90 हो जाता है और ये भी कोण लगभग कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। बोले तो 90 रख देते हैं। sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 से 4 कैंसिल होगा कितने बार? 2 बार। और अपने पास जो आंसर आता है वो आता है μ0I/2πd। ये आपके लिए भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? μ0I/2πd, जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई? इसके कम केस में न्यूमेरिकल बनते हैं लेकिन इस पर ज्यादा बनते हैं। अगर किसी तार के बारे में कुछ नहीं कहा है, तार का चित्र बना दिया, कोई कोण वगैरह नहीं दिया है, तो उसे हम क्या मानते हैं? अनंत लंबाई का तार। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र साहब कितना होता है? μ0I/2πd। अच्छा साहब, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल,
क्या मतलब? सबसे पहले मैंने कहा कि भाई साहब इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबक का या किसी का होगा। चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बी से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है, बोले तो सदिश राशि है। मान आपको कितना दे रखा है? बी, और दिशा दे रखी है आपको क्रॉस। क्रॉस बोले तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है। कहाँ है? अंदर की ओर। अच्छा साहब, अगर इसमें हम किसी आवेश को भेजें किसी वेग के साथ, तो वैज्ञानिक लॉरेंज का कहना था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता हुआ आता है तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर क्या लगाता है? बल। जिस बल का नाम रखा गया था चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। अब साहब कितना लगता है? तो उसने बताया था कि भैया ये लगने वाला जो बल होता है, इतना तो आप जानते हैं कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि। कितना लगता है? ये लगता है क्यू वी क्रॉस बी। क्या लगता है? क्यू वी क्रॉस बी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। वी क्रॉस वी का फॉर्मूला ओपन करें तो ए क्रॉस वी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, बोले तो वी वी साइन थीटा। क्यू आवेश को वी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो उस पर बल लगता है कितना? क्यू वी वी साइन थीटा। चर्चा करें क्यू की आवेश का मान, चर्चा करें वी की वेग का मान कि कितनी स्पीड से गया, चर्चा करें बी की चुंबकीय क्षेत्र का मान कि कितने चुंबकीय क्षेत्र में गया, चर्चा करें थीटा की, तो थीटा आपको याद रखना है ये होता है वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण है, दोनों के बीच का कोण है। अच्छा साहब, बात यही खत्म नहीं होती है। कभी कभी एग्जामिनर कह देता है कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र भी है वैद्युत क्षेत्र भी है, दोनों है। चुंबकीय क्षेत्र भी है वैद्युत क्षेत्र भी है। चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा चुंबकीय बल और वैद्युत क्षेत्र लगाएगा वैद्युत बल, और ई वैद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश आता है तो उस पर कितना बल लगता है? F बराबर क्यू ई। बोले तो इस पर दो दो बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे? दो दो बल लगेंगे, एक तो लॉरेंज बल और एक वैद्युत बल। अच्छा साहब, अगर आपको बोला जाए कि भैया कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश स्थिर रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश कैसा रख दिया? स्थिर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल बताओ, तो बल का फार्मूला अभी अभी पढ़ाया है, क्यू वी वी साइन थीटा। चुंबकीय बल पूछ रहा है क्यू वी वी साइन थीटा, ये वैद्युत क्षेत्र हटा दिया, क्यू वी वी साइन थीटा। तो एक बात बताइए, अगर ये स्थिर होगा तो इसका जो वेग है वो कितना होगा? 0, क्योंकि स्थिर है, रुका हुआ है। और वेग 0 होगा तो बल कितना होगा? 0। सब बातों की बात ही है कि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगाता, केवल किस पर लगाता है? गतिमान आवेश पर बल लगाता है। कितना लगाता है? क्यू वी वी साइन थीटा लगाता है। अच्छा सा बल लग रहा है, और जो बल लगता है, बल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भैया क्रॉस गुणनफल से आ रहा है। कौन से गुणनफल से? क्रॉस। 11th क्लास में एक बात समझाई जाती है कि अगर कोई सदिश क्रॉस गुणनफल से आता है तो जो नया सदिश आता है उसकी दिशा दिए हुए सदिशों के लंबवत होती है। दिए हुए सदिशों के कैसी होती है? लंबवत। क्या मतलब? मतलब ये है कि बल की दिशा हमेशा वेग की दिशा के कैसी रहती है? लंबवत। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी कैसी रहती है? लंबवत। चित्र से और समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दे रखी थी? क्रॉस। क्या दे रखी थी? क्रॉस। क्रॉस बोले तो अंदर की ओर। गति की दिशा कहां दे रखी थी? इधर की साइड। वेग की दिशा दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे रखी है। तो पक्की बात है कि जो बल लगेगा ना वो इन दोनों दिशाओं को कैसा लगेगा? लंबवत लगेगा। बोले तो या तो ऊपर लग सकता है या फिर कहां लग सकता है? नीचे। हमेशा बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र के कैसा लगता है? लंबवत लगता है। अच्छा सा बल की बात करें तो इतना तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि बल क्या होता है? धक्का या खिंचाव। पक्की बात है कि भैया आवेश आ रहा है। क्या आ रहा है? आवेश। तो पक्की बात है चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा।
बल लगाएगा, बल बोले तो धक्का, सपोज करो इस पर धक्का इधर लग गया, बल नीचे लग गया। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड कहां ले जाना चाहती है? आगे। धक्का कहां लग रहा है? नीचे। तो पक्की बात है, क्या ये सीधा जा पाएगा? नहीं, बोले तो अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित। ये सेम ऐसी बात है कि मैं इधर सीधे जा रहा हूं और पर रास्ते में अगर कोई धक्का लगा दे तो पक्की बात है मेरा पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पथ चेंज हो जाएगा। वो क्वेश्चन मार्क आता है कि पथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा। तो मेन बात ही है कि अगला टॉपिक अपना यही है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। क्योंकि इतना तो आप समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाता है? बल। बल बोले तो धक्का, धक्के की वजह से उसका पथ चेंज होता है। जैसे धक्का नीचे लगाए तो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। क्वेश्चन मार्क आता है कि पथ का आकार कैसा होगा? वृत्ताकार होगा या परवलयाकार होगा या अति परवलयाकार होगा? तो भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक आपको यही सिखाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। अच्छा साहब, सिंपल सी बात है कि भैया इतना तो तुम समझ गए कि भाई साहब उस पर बल लग रहा है कितना? QVB sin थीटा। क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई साहब बल लगेगा तो पथ क्या होगा? तो ये पथ डिपेंड करता है किस पर? कोण पर। किस पर डिपेंड करता है? कोण पर। कैसे? केस फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट? मैंने बोला कि एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन आपको दे रखी है, बी मान का चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा दे रखी है इधर की दिशा में। किधर भी मान सकते हैं, मान भी होता है, दिशा भी होती है। हमने बोला कि इसमें एक आवेश आया और इस तरीके से आया, बोले तो वो क्षेत्र की दिशा में ही आ जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश ने मारी एंट्री भूवी क्षेत्र की दिशा में। पक्की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, चुंबकीय क्षेत्र में आया, वो भी कहाँ आया? क्षेत्र की दिशा में। बोले तो आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है, क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है। कौन? आवेश प्रवेश करे, बल लगेगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा। QVB sin थीटा, जिसमें Q क्या होता है? आवेश, V क्या होता है? आवेश का वेग, B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, sin थीटा होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों कैसी हैं? सेम। जब दो सदिश एक ही दिशा में होती हैं तो कोण 0, sin 0 की वैल्यू 0। बोले तो बल कितना लगेगा? सब बातों की बात यह है कि अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है तो उस पर बल ही नहीं लगेगा, और बल ही नहीं लगेगा तो जैसा आ रहा था सीधा चला जाएगा, कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो कोई बल नहीं लगता है, कोई बल नहीं लगता है तो सीधा निकल जाता है। बोले तो उसका पथ सरल रेखीय होता है, पथ सरल रेखीय या रेज रेखीय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेज रेखीय। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अच्छा सा, अब चलते हैं अपने केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड क्या है? आइए साफ समझते हैं। यहां से हमें क्या पल्ले पड़ा कि जब भी कोई आवेश क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। अच्छा सा, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? जब आवेश क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करे, क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करे। आइए साहब इसको और समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाया। चुंबकीय क्षेत्र सपोज करो साहब हमने यही दिखा दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी मान का। इसमें साहब कोई आवेशित कण आया, कोई आवेश आया और इधर की तरफ वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? लंबवत। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। बोले तो अंदर जब आएगा ना तो किस पे घूमेगा? वृत्त पर। और अगर वृत्त पे घूमेगा तो पक्की बात है कि वृत्त की तो कोई ना कोई त्रिज्या होगी। अब बात आती है कितनी होगी,
तो त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। एम क्या है, द्रव्यमान, जो वृत्त में घूम रहा है आवेश उसका द्रव्यमान। वी क्या है, उसका वेग। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्यू क्या है, आवेश है। बात यही खत्म नहीं होती है, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर क्या होता है, संवेग। 11th क्लास का फॉर्मूला है, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर क्या होता है, संवेग। तो हमने संवेग रख दिया, क्यू बी। संवेग और ऊर्जा में संबंध होता है P बराबर रूट में 2m के, जिसमें m होता है द्रव्यमान, k होती है काइनेटिक एनर्जी, बोले तो गतिज ऊर्जा। P बराबर रूट में 2m के, P बराबर रूट में 2m के रखें तो अपने पास आ जाएगा रूट में 2m के अपॉन क्यू बी। तो ऐसे करके भैया त्रिज्या के 3 फॉर्मूले, तीनों ही आपको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तीनों ही फॉर्मूले यूज कर लिए एक ही क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छा साहब। तो पहली बात ये थी कि अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ सरल रेखीय होता है। अगर आवेशित कण क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। और अगर इसके अलावा जैसे 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करे, 50 डिग्री पे प्रवेश करे, 46 डिग्री पे प्रवेश करे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके अलावा किसी और कोण पर प्रवेश कर रहा है तो आवेश का जो पथ होता है वो होता है कुंडलीनुमा। कुंडलीनुमा बोले तो वो वृत्त पर भी घूमता जाता है, वो आगे भी बढ़ता जाता है। वृत्त पर भी घूमता जाता है और आगे भी बढ़ता जाता है। ऐसे पथ को हम क्या बोलते हैं, कुंडली। क्षेत्र की दिशा के लिए सरल रेखीय, लंबवत दिशा के लिए वृत्ताकार, और किसी अन्य कोण के लिए क्या होता है, कुंडलीनुमा। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट बात, एक बात बताइए, आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, कोई कण वृत्त पर जब घूम रहा है तो अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है उससे कहा जाता है आवर्तकाल। चर्चा करें इसका आवर्तकाल कितना होता है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला भैया होता है 2πm अपॉन क्यू बी, जिसमें m द्रव्यमान, q आवेश और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो वृत्तीय गति कर रहा है। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान सभी जगह समान है, दिशा भी सभी जगह समान है, क्रॉस बोले तो अंदर, धारावाही चालक तार पर बल। हमने क्या किया कि इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रख दिया, ऐसा तार है कि इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। क्या बह रही है, धारा। किसी तार में धारा तब बहती है जब उसके अंदर आवेश बहता हो, और अगर इसके अंदर आवेश बह रहा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाएगा, बल। वो आवेश किसके अंदर है, तार के अंदर है, तो पक्की बात है कि चुंबकीय क्षेत्र तार पर क्या लगाएगा, बल। बात आती है कितना लगेगा, तो चर्चा करें हम तार पर बल की, जिसका फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। क्या होता है, बिल साइन थीटा, जिसमें b क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, I क्या होता है, धारा का मान, L क्या होती है कि कितनी लंबाई का तार रखा है, थीटा होता है कि तार कितने कोण पर रखा है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र तार पर क्या लगाता है, बल, कितना, बिल साइन थीटा। अच्छा साहब, यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे b के मात्रा निकलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, मैंने क्या किया कि b निकालें तो क्या आ जाएगा, F अपॉन IL साइन थीटा। बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन जाता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। 2024 में पूछा गया था यही वाला। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। और तीसरी बात यह है कि इससे अगले चैप्टर में आपको चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक सिखाया जाएगा, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तीनों ही मात्रक आपको याद करने हैं। लेकिन एग्जामिनर भैया थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था
कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक लिखो। क्या लिखिए? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। तो आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। सिंपल टॉपिक है, क्यों है? एक बात बताइए, मैंने आपके सामने कोई स्थिर आवेश रखा है, धनावेश रखा है, तो पक्की बात है आपको पहले चैप्टर में सिखाया गया था कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र तैयार करता है। कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। सेम इस चैप्टर में क्या है कि अगर कोई तार रखा है, तार ऐसा है कि जिसमें क्या बह रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? I1। तो पक्की बात है कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको भैया क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्थिर आवेश के पास कोई दूसरा स्थिर आवेश रख दें, एक स्थिर आवेश के पास दूसरा स्थिर आवेश रख दें, तो आवेश आवेश पर क्या लगाता है? बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। सेम टॉपिक यहां पर कि अगर तार के पास एक तार रख दें जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। तो जैसे आवेश आवेश पर बल लगाता है, ऐसे ही तार तार पर क्या लगाता है? बल। जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण इनमें होता है, सेम उसी तरीके से आकर्षण प्रतिकर्षण इनमें भी होता है। सर जी कैसे? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां के बल कैसे याद रखेंगे कि यहां पर लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल यहां का उल्टा होता है। यहां का क्या होता है? उल्टा। कैसे उल्टा? सेम आवेश प्रतिकर्षण, सेम धारा आकर्षण, विपरीत आवेश एक प्लस दूसरा माइनस, तो क्या होता है? आकर्षण। अगर विपरीत धारा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। वहां का उल्टा है। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन केवल 2 लाइन में आंसर था, 3 नंबर में पूछा गया था कि भाई साहब समान प्रकृति की धाराएं तो उनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? तो समान धारा आकर्षण और विपरीत धारा प्रतिकर्षण। बोले तो वहां का उल्टा है। अच्छा साहब, क्वेश्चन आता है कि सर जी यहां पर बल लगता था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां भी कुछ ऐसे लगता है? लगता है। क्या लगता है? F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। चर्चा करें म्यू नॉट की। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता 4 पाई गुणा 10 की घात -7। चर्चा करें I1 की। I1 होती है साहब पहले तार में धारा, I2 होती है दूसरे तार में धारा, L होती है कि कितनी लंबाई पर बल देख रहे हैं। बोले तार की वो लंबाई जिस पर हम क्या देख रहे हैं? बल। D होती है दोनों तारों के बीच की दूरी। अच्छा साहब, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है परिनालिका। क्या आता है? परिनालिका। परिनालिका बात करें कि युक्ति का नाम है, वो एक ऐसी युक्ति का नाम है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? सबसे पहले चीनी मिट्टी पदार्थ का एक बेलन लिया जाता है और इस चीनी मिट्टी पदार्थ के बेलन पर इसकी लंबाई के अनुदेश एक धारावाही चालक तार लपेट देते हैं। तार लपेट दिया और इस तार में क्या वाही जाती है? धारा। जैसे ही तार में धारा वाही जाती है तो धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। वो आपको बता दें कि ये परिनालिका सेम इस तरीके से व्यवहार करती है जैसे क्षण चुंबक व्यवहार करती है। क्षण चुंबक में एक नॉर्थ बनता है, क्या बनता है? साउथ। सेम इस तरीके से इसमें भी एक नॉर्थ बन जाता है, क्या बन जाता है? साउथ। और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा नॉर्थ से कहां होती है? साउथ की ओर। नॉर्थ से कहां होती है? साउथ की ओर। और अंदर क्षेत्र की दिशा साउथ से कहां होती है? नॉर्थ की ओर। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि परिनालिका की बल रेखाओं को दर्शाइए। तो परिनालिका की बल रेखाएं जैसे क्षण चुंबक की दर्शाई जाती हैं। अच्छा सा, अब बात आती है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसका भैया एक फॉर्मूला आता है म्यू नॉट NI। अगर कोई अनंत लंबाई की परिनालिका है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो कितना आता है? म्यू नॉट NI, जिसमें म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता,
चर्चा करें एन की, तो एन होता है भैया परिनालिका की एकांक लंबाई में, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और आई होती है तार में बहने वाली धारा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बोला कि परिनालिका है 5 मीटर लंबी और इसमें फेरे हैं 100, 5 मीटर लंबाई में कितने फेरे? 100। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे होंगे? 20 होंगे। 5 का क्या लगा देंगे भाग। सब बातों की बात यह है कि एकांक लंबाई में अगर फेरे निकालने हैं तो फेरों की संख्या में, किसमें? फेरों की संख्या में लंबाई का क्या लगा देते हैं? भाग। एकांक लंबाई में फेरे निकालने हैं तो कुल फेरों में लंबाई का क्या लगा दीजिए? भाग। तुरंत से क्या निकल के आ जाते हैं? एकांक लंबाई में फेर। अच्छा साहब, इसके बाद भैया आती अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज की, और आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? बायो-सैवर्ट के नियम से क्या तात्पर्य है? तो सिंपल सी बात है कि भैया बायो-सैवर्ट ने बताया था कि किसी धारावाही चालक तार पर अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर क्या होता है? म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसकी भैया थ्योरी लिखनी होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। सजा दजा कर लिख देते हैं, एंड में एक समीकरण चिपका देते हैं, पूरा अपना क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या पूछा है? धारावाही चालक तार अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो धारावाही चालक तार, तब से साहब मेरी जीव ने 50 बार ये शब्द बोल दिया होगा आज की क्लास में। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक बात और इसके साथ एक शब्द चिपका लेना, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है धारा, केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है? लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाए कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। हाँ साहब, अच्छा साहब, बहुत ही कठिन क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि फिजिक्स का सबसे कठिन क्वेश्चन है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात -1/2। भैया 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? c होती है 3 × 10⁸। मात्रक सहित लिखिए। लो भैया, मात्रक चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए साहब, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली एक कुंडली दिखाई जिसमें कई फेरे होंगे, जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र में, कहां पर? केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं? b से लिखते हैं 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। अच्छा साहब, भैया एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसलिए आपको डायरेक्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपको डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन देता है तो आपकी समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन अपने सामने डायरेक्ट आता है ना, तो कुछ में तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ खत्म करें इसे। ठीक है भाई, तो मेन बात ये है कि साहब बिना सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। एक बार देख लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये फिर से करने क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा साहब, केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र जिसकी डायरेक्शन भी दे रखी है लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर। लंबवत बाहर है, लंबवत ऊपर, लंबवत कहाँ है? ऊपर। और लंबवत बाहर को आप डॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट। अगर लंबवत अंदर कहता तो उसे क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस। ये ध्यान रखना। अच्छा साहब, कुंडली में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.5 × 10⁻⁴। अभी जनवाया है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नॉट I/2r बराबर ये। अब बहुत कठिन बन गया। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻⁴। आई पूछी है, आर धारा दे रखी है, लेकिन सेंटीमीटर के क्या बना लेना? मीटर। यहां से सॉल्व करोगे तो काय का मान निकल आएगा? आई का मान। तथा दिशा, धारा की दिशा भी पूछ रहा है, धारा की दिशा पूछ रहा है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दे रखी है, डॉट। अपना रेडीमेड चिपकाओ CCAD। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2024 का ही है, 3 नंबर में आया था दोनों चीज। CCAD चिपकाओ, क्या है, डॉट। डॉट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। या तो इंग्लिश में लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, नहीं हिंदी में जाते कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। ठीक है भाई, अच्छा साहब। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन वेग से चलता है, और उस तरीका एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाया, जिसे किससे लिखा गया, बी से। क्वेश्चन ने कहा बल रेखाओं के समांतर, बल रेखा बोले तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर ही बल रेखा होती हैं। बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आया वी वेग के साथ, वो भी क्षेत्र की दिशा में समांतर है। अच्छा सा, इस पर लगने वाला बल, इतना आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल लगाता है F बराबर QVB sin थीटा। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण, वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों कैसी हैं, सेम है। जो सेम होती है तो एंगल 0, साइन 0 की वैल्यू 0 बोले तो बल लगेगा 0। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्य और बताओ, क्या बताइए, कार्य और बताओ। तो कार्य का फार्मूला 11th क्लास का W बराबर FS cos थीटा, F बल है 0 तो सत्यानाशी होती है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। बल भी 0, कार्य भी 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप है। आइए साहब, क्वेश्चन कह रहा है किसी आवेशित कण की एक समान, एक सार नहीं है, एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, अभी आपको सिखाया है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्त पर घूमता है। जिस वृत्त की त्रिज्या के आपको फॉर्मूले लिखाए गए, R = MB/QB, R = P/QB और P बराबर होता है रूट में 2MK/QB। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम यूँ बताओ कि जो त्रिज्या आती है ना वो इनमें से किसके समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है आवेश के, भैया आवेश देखी नीचे है, नीचे बोले तो उल्टे में, बोले तो व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या आवेश के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है भाई, संवेग के, त्रिज्या के संवेग सामने आ रहा है, संवेग कहाँ आ रहा है, सामने, तो कैसी होगी, समानुपाती होगी। तो इसका मतलब सही है, इसके समानुपाती है। अच्छा इसको देखना, कण की ऊर्जा के, ऊर्जा भी सामने आ रही है, ऊर्जा भी कहाँ आ रही है, सामने, तो त्रिज्या समानुपाती होगी किसके, गतिज ऊर्जा के। लेकिन जी गंत है, क्यों, क्योंकि इस पर रूट लगा है, क्या लगा है, रूट। त्रिज्या ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती है। ऐसे जी ये भी चक्कर है, हाँ चक्कर है घात का, समानुपाती में ध्यान रखना। ठीक है भाई, अच्छा अब तो सही क्या है, कण के संवेग। क्षेत्र की तीव्रता वो तो नीचे, क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, नीचे, उसके कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, आवेश। 9 × 10⁻⁵, 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारी चुंबकीय क्षेत्र में, वो भी ऐसे वैसे नहीं, लंबवत। कैसे प्रवेश किया है, लंबवत। क्वेश्चन कह रहा है तो इसका पथ कैसा होगा, सर जी अच्छा होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। फिर कह रहा है कि यदि इसका पथ वृत्ताकार होगा तो उसकी त्रिज्या बता, क्या बता, त्रिज्या। तो भैया त्रिज्या और मालूम करनी है, त्रिज्या, ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगाओ, ऊर्जा वाला रूट में 2MK/QB, हाँ साहब, रूट 2m मास
किसका? आवेश का। और आवेश में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपको बचपन में ही जनवाया था, कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻³ के ऊर्जा दे रखी है कितनी? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, लेकिन क्या बनाने पड़ेंगे? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या बनाने पड़ेंगे? जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने का तरीका है इलेक्ट्रॉन का गुणा कर देते हैं। अच्छा साहब, क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन, बी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, कैलकुलेशन आपके नाम है। अच्छा साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण, 3 कण है समान विभवांतर से त्वरित होकर। तीनों का विभवांतर कैसा है? समान है। विभवांतर ऑफ प्रोटॉन, विभवांतर ऑफ न्यूट्रॉन, विभवांतर ऑफ अल्फा कैसा है? समान है, जिस समान को डेल्टा भी मान लो। क्वेश्चन कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। भैया प्रोटॉन भी आवेश, न्यूट्रॉन भी आवेशित कण, अल्फा भी आवेशित कण, तीनों ने एंट्री की है क्षेत्र की लंबवत, क्षेत्र की लंबवत दिशा में। पक्की बात है, वृत्त पर घूमेंगे। किस पर घूमेंगे? वृत्त पर। क्वेश्चन कह रहा है परिक्रमण कालों, कौन से कालों? परिक्रमण काल, जिसे आवर्त काल कहते हैं। परिक्रमण काल बोले तो आवर्त काल, ठीक है। परिक्रमण कालों तथा त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले हम परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। आइए साहब, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। T इक्वल टू क्या होता है? 2πm/QB। T इक्वल टू क्या होता है? 2π/QB। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। अनुपात टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन, आवर्त काल किसका? न्यूट्रॉन का। 2πm/QB किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। अच्छा साहब, अनुपात टाइम पीरियड ऑफ अल्फा 2πm/QB किसके लिए? अल्फा के लिए। चर्चा करें आगे। अनुपात, अनुपात का मतलब क्या लगता है? भाग। अनुपात में जो सेम राशि होती है वो कैंसिल हो जाती हैं। अनुपात में सेम राशि क्या होती है? कैंसिल। क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। 2π सबके लिए क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो 2π से 2π क्या हो जाएगा? कैंसिल। बी चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एक समान है। कहांगे यार, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर जी एम तो एक जैसे लग रहे हैं, क्यों क्यों एक जैसे? नान है। सभी कणों का द्रव्यमान अलग अलग होता है, वो आवेश भी क्या होता है? अलग अलग। तो सर जी देखो, मास ऑफ प्रोटॉन, आवेश ऑफ प्रोटॉन, अनुपात मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का 2 गुना होगा। आवेश ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आवेश यहां लिख देता हूं, प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। और शायद ये तुम्हें याद होगा, मास ऑफ अल्फा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। आवेश ऑफ अल्फा प्रोटॉन के आवेश का कितने गुना? 2 गुना। एकदम बढ़िया बढ़िया ललन टॉप क्वेश्चन है। अच्छा, वो तो धोखे से आ गया है, ये वैसे लेवल 1 में, लेवल 2 में होना चाहिए था, थोड़ा कठिन सा पड़ता है। एमपी से एमपी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अनुपात है, अनुपात में सेम राशि कैंसिल। क्यूपी से क्यूपी क्या हो जाएगा? कैंसिल। और इतना तुम जानते हैं, बचपन में आपने सीखा होगा कि 2 दूनी 4 होती हैं। अच्छा साहब, इससे यहाँ क्या बचा? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 आंसर आ गया साहब। किसका? आवर्त काल का अनुपात। एक का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन बचा है, त्रिज्याओं का अनुपात और निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? त्रिज्याओं का। ठीक है भाई, चलो साहब इसे तो हटा दे रहे हैं, अब त्रिज्या पे काम करते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात देखते हैं भैया। त्रिज्याओं का अनुपात मैं समझाऊंगा, करना अपने आप। देखो एक बात बताइए, त्रिज्या के लिए प्रोटॉन की त्रिज्या, न्यूट्रॉन की त्रिज्या और अल्फा की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। अब बात आती है कि त्रिज्या के 3 फॉर्मूले हैं।
त्रिज्या के कितने फॉर्मूले हैं? 3। अब 3 में से कौन सा यूज करें? 3 में से कौन सा यूज करें? तो देखो विभवांतर दिया है, लेकिन विभवांतर वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन एक ऊर्जा वाला है। कौन सा वाला है? ऊर्जा वाला। और ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू विभवांतर। तो मेन बात यह है कि साहब आप इसमें जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो त्रिज्या बराबर, यहां लिख देता हूं, R बराबर रूट में 2mk अपॉन क्यूबी। सर जी इसमें विभवांतर कहां आ रहा है? तो भाई साहब एक बात बताइए, ऊर्जा के क्या होती है? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू विभवांतर। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश इंटू विभवांतर। तो मेन बात यह है कि R बराबर रूट में 2mk की जगह पर आवेश इंटू विभवांतर अपॉन क्यूबी। ये किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। अनुपात ड्यूट्रॉन के लिए R बराबर रूट में 2mq डेल्टा V अपॉन क्यूबी। ये किसके लिए? ड्यूट्रॉन के लिए। अच्छा साहब ऐसे ही साहब अल्फा के लिए लिखेंगे, उनमें जो समान राशि होगी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल। समान क्या है? एक तो विभवांतर समान है, विभवांतर समान से कैंसिल। एक चुंबकीय क्षेत्र समान है, कैंसिल। एक दो समान होगा, दो भी कैंसिल। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना रख देंगे? 2 गुना। ऐसे ही अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना? 4 गुना। और यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है भाई, मैंने समझा दिया है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दो समांतर धारावाही चालक तार, दो तार हैं, दोनों कैसे हैं? समांतर हैं, के बीच लगने वाला बल प्रकृति ज्ञात करो। यदि धारा की दिशा कैसी हो? समान। धारा की दिशा समान होती है। धारा की दिशा कैसी होती है? समान। तो बताइए बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण? सेम धारा है, धारा समान तो क्या होता है? आकर्षण। और विपरीत धारा का प्रतिकर्षण। यही क्वेश्चन आया था 3 नंबर में इस साल। ठीक है भाई, केवल 2 शब्द लिखने थे। पहले का जवाब लिखना था आकर्षण, दूसरे का लिखना था प्रतिकर्षण। 2 शब्दों के 3 नंबर थे। इसके बाद भैया आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इसका पार्ट 2। बोले तो इसी चैप्टर का आपको रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि ये भी चैप्टर आपका एग्जाम में 6 से 7 नंबर का आता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में फिर।